नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है घोस्ट कहानी चैनल पर। दोस्तों, आज की पहली कहानी है गोवा की राजधानी पणजी में 8 साल पहले पणजी में रहने वाले 5 दोस्तों के साथ घटी थी। पूरे कहानी में जितने भी किरदार थे तो पणजी में 5 दोस्त, जी हाँ 5 दोस्त अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहे थे। इन 5 में से जो एक लड़का था ना, वो रहता था साउथ पणजी में। उसका नाम था पंकज, वो पैसे वाला था। और बाकी के जो 4 दोस्त थे वो थे नॉर्थ पणजी के रहने वाले। ये थोड़े कम पैसे वाले थे, लेकिन इन लोगों की दोस्ती के बीच में कभी भी पैसा नहीं आया था। जब कभी भी जिस किसी को भी किसी भी चीज की जरूरत होती थी तो सारे तुरंत सामने आ जाते थे। तो जो नॉर्थ पणजी में रहते थे, चारों, उनका नाम बताता हूँ। एक का नाम था गौतम, एक का नाम था आरव, एक का नाम था पप्पू, एक का नाम था आदर्श। ठीक है, जब कभी भी किसी की भी कोई पार्टी वार्टी होती तो सब लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट में पहुंचते और रात भर सेलिब्रेट करते। जैसे कि एक आम लड़के जीते हैं, वैसे इनकी भी जिंदगी चल रही थी। अब 2016 के टाइम पे जब पंकज नाम के लड़का, जो कि साउथ पणजी वाला था, उसका जन्मदिन आया तो उसने अपने बाकी दोस्त सारे दोस्तों को फोन करके बोला कि यार, इस बार का जो मेरा जन्मदिन है, मैं बहुत ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मैं एक रिजॉर्ट बुक करने वाला हूँ, तो सबको आना है। यह बात सुन के उसके जो चारों नॉर्थ पणजी वाले दोस्त थे ना, वो बहुत खुश हो गए कि यार, पंकज जब जन्मदिन की पार्टी दे रहा है किसी रिसोर्ट में, तो कोई नॉर्मल रिसोर्ट नहीं होगा, वो कोई एकदम भारी लेवल का रिसोर्ट होगा। सब खुश। और आखिरकार वो वाला दिन आया जिस दिन इसकी बर्थडे पार्टी थी। शाम के 8 बजे इसने सभी लोगों को इनवाइट किया हुआ था। और कमाल की बात यह थी कि जहां पर पंकज ने अपने जन्मदिन की पार्टी रखा था, उस रिसोर्ट में तो खुद ये नॉर्थ पणजी के रहने वाले लड़के भी आज तक एंटर नहीं किए थे। इतना हाई फाई लेवल का रिसोर्ट था वो। खैर, यह लोग सब के सब वहां पर पहुंचते हैं 8 बजे के आसपास, और वहां का नजारा, माहौल और वहां की वाइब देख के इनका दिमाग खराब हो जाता है। फुलट इनको मजा आ गया। बोले यार, यह तो बढ़िया है। पार्टी सार्टी शुरू हुई, हर तरह की पार्टी चाटी। हाँ, अब ये जो नॉर्थ गोवा में रहने वाले लड़के थे ना, इनको कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट, कुछ ज्यादा ही खुशी हो गई। तो इनकी थोड़ी भारी लेवल की पार्टी हो गई। समझ रहे हैं ना आप लोग, थोड़ा भारी पार्टी हो गई। अब क्या हो गया, सीन क्या बिगड़ गया कि इसी पार्टी में अखिल की एक गर्लफ्रेंड आ गई। जुली नाम की एक ही गर्लफ्रेंड थी। वैसे जुली आई, और जुली इस पार्टी में अकेली नहीं आई, बल्कि अपनी आंटी को लेकर आई। और जुली की जो ये आंटी है, ये गांव की, ये टिपिकल गांव की थी। लेकिन जुली के घर पे वो आंटी आई हुई थी, तो पंकज ने बोल दिया था कि अरे भाई, अपनी आंटी को भी लेकर आओ, थोड़ा मेरा इम्प्रेशन जमेगा तुम्हारे परिवार वालों के बीच में भी, तो अच्छा रहेगा। शादी वादी के लिए आगे बात करेंगे। तो ऐसा जुली अपनी गांव वाली आंटी को भी लेकर इस पार्टी में आई हुई थी। और इसी पार्टी में पंकज के जो ये चारों नॉर्थ गोवा वाले दोस्त थे, वो एकदम टल्ली हो चुके थे बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब जैसे ही जुली पार्टी में एंटर करती है, एकदम बढ़िया वाली ड्रेस पहनी हुई थी, बहुत गुड लुकिंग लग रही थी। उसके पास आरव, जो थोड़ा ज्यादा ही टाइट हो गया था, वो जाता है और थोड़ा ऐसा चिपक चिपक के बात करने लगता है। अब यह चीज आंटी जी को बर्दाश्त नहीं होती है। जुली की आंटी को वो आगे बढ़ती है और बोलती है कि बेटा, ठीक है तुम्हारी बातें सब, लेकिन थोड़ा दूरी बनाकर बात करो ना। यहाँ पर 50 लोग खड़े हुए हैं, तुम ऐसे झूम रहे हो, उसके ऊपर गिर रहे हो, अच्छा नहीं लगता है। तो आरव भी बोलता है, अरे कम, और आंटी अपने इधर ऐसे ही चलता है। हम लोग आजकल के कल्चर के हैं, आजकल के जमाने के। आप क्या पुराने जमाने की गांव वाली आंटी, हम पणजी वाले हैं, हम यह सारी चीजों को ज्यादा माइंड नहीं करते। क्यों जुली, तुम करती हो क्या? बस आंटी को यह पॉइंट मिला। आंटी इतने खतरनाक तरीके से भड़की है कि दोनों के बीच में हो गई अच्छी
खासी बहस शुरू। बहस बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई कि इसने बड़ा स्टाइल मार के दिखाया, अरे आंटी आप क्या हो, यह देखो लाख का मोबाइल चलाता हूँ, ऐसा अपना आई उठा के दिखाया है। आंटी का तो वैसे ही दिमाग खराब था। अरे बोली तू मेरे को पैसे दिखाता है, ऐसा पकड़ी उसका आईफोन और फट से मोबाइल के 2 टुकड़े अरे इतने खतरनाक तरीके से फेंकी है फर्श में जमीन में की फड़फड़ा के पूरा मोबाइल बिक गया और मोबाइल की वहाँ पे सांसें रुक गई। आंटी न का मोबाइल उठा के तोड़ डाली तो इतना मोबाइल उसका महंगा वाला ऐसा टूट के एकदम बिखर गया तो इसको बहुत गुस्सा आ गया। आंटी के ऊपर एकदम चार्ज करने के लिए गया तो इसके जो बाकी के जो दोस्त थे वो आए रोकने के लिए। अरे आरव क्या कर रहा है, आंटी है, ज्यादा उम्र की है, सब नहीं करते ऐसा। खींचते हुए उसको बाहर लेके गए पंकज थोड़ा अंदर पार्टी में था, उसको ये सारी चीज की खबर ही नहीं। उसको उसके 2 दोस्त पकड़ के ले गए बाहर, सीधे कार में बिठा है। बोले क्या कर रहा है, बिना मतलब का तू लफड़ा कर रहा है। आरव बोलता है अरे भाड़ में जाए, मेरे को कोई पार्टी वार्टी नहीं करना, मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया। गाड़ी में बैठो निकलते हैं यार, हो गया बहुत पार। पंकज से अपन कल बात कर लेंगे चलो। और इतने में ये नोटिस करते कि अरे अपन 3 ही है, चौथा वाला कहाँ है। आदर्श गायब था। आरव बोलता है अरे आदर्श कहाँ गया। अभी उतने में आदर्श की उधर से ही आवाज आई, पार्टी से ही निकल के आ रहा था। अरे अरे आ गया मैं, रुको रुको रुको। आदर्श के हाथ में कोई तो भी डब्बा जैसा था। गौतम बोलता है कि अरे चल बैठ यार, आरव का फालतू में झगड़ा हो गया है और तू किधर पे अटक गया था। निकलते अब अपन अपने घर के लिए, पंकज से कल बात कर लेंगे, ऐसा बोल के यह भी बैठा है गाड़ी में। चारों दोस्त वापस से अपनी गाड़ी में बैठ गए और गौतम ही ड्राइव कर रहा था। गौतम ने अपनी गियर डाला है और गाड़ी आगे बढ़ा दिया। गाड़ी मुश्किल से 200 मीटर आगे बढ़ी होगी। गौतम बोलता है अरे गाड़ी से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है यार, खाने जैसी, कोई डकार मार रहा है क्या खा के। तो आदर्श बोलता है नहीं भाई डकार नहीं मार रहा हूँ, खाना मैंने रखा हुआ हूँ, वो जो डब्बा तुमने देखे होंगे मेरे हाथ में। बोले हाँ कौन सा डब्बा है वो। तो आदर्श बोलता है कि अरे भाई तुम लोग तो यहाँ पे बढ़िया घर वाले लोग हो, परिवार वाले लोग हो, मैं अकेला इंसान, मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं। अच्छी खासी पार्टी में बढ़िया सा खाना बना हुआ था, मस्त वाला चिकन था। देख के स्टार्टिंग से ही लालच आ रहा था, इसने लड़के सब बिगाड़ दिया। तुम लोग की लड़ाई चल रही थी, उतने में मैंने अपना डब्बा भरना शुरू किया। मैं समझ गया था कि यहाँ से निकलना पड़ेगा, डब्बा भर के ले आया हूँ, मस्त घर पे जाके खाऊंगा। इन लोग हंसने लगे, बोले अरे तू भी एक नंबर का कार्टून है यार, बोल दिया होता अपन अपने घर पे खिला दिए होते। खैर ऐसी वैसी बात हुई और इनकी गाड़ी चलने लगी। अब गाड़ी चलते चलते थोड़ा सुनसान इलाके में आइए। साउथ पंजी से नॉर्थ पंजी की दूरी अच्छी खासी है भाई। तो गाड़ी चलते चलते भाई सुनसान रास्ते में यह लोग अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है रास्ता एकदम ही सुनसान है, ना कोई गाड़ी चल रही है ना कुछ। काफी ज्यादा रात हो चुकी है, पूरे सुनसान सड़क में केवल इनकी ही कार। बीच रास्ते में इनको अचानक से घर करके कुछ ऐसी आवाज सुनाई दी है कि इनकी गाड़ी में किसी ने बड़ा गंदा स्क्रैच मारा। ये तुरंत घबरा गए यार। तुरंत गौतम ने गाड़ी रुका रे, बोले मेरी गाड़ी में किसने स्क्रैच मारा है। तुरंत उतर के देखा तो बाहर कोई भी नहीं, सिर्फ गाड़ी के साइड में एक ऐसा लंबा सा स्क्रैच लग गया। यह बड़ा शॉक्ड कि साला ना गाड़ी किसी चीज से टकराई है ना घिस है, यह स्क्रैच लगने की आवाज कहाँ से, और यह बड़ा गहरा स्क्रैच लग गया यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सभी उतर के देखने लगे, आगे पीछे सब देख रहे हैं कि किस चीज से टकराई है, गाड़ी चलते चलते किस चीज से घिस गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इतने में आरव बोलता है अरे भाई वहाँ पर आंटी ने दिमाग खराब करी है, और अब तू करेगा क्या, चलना छोड़ना, निकलते हैं ना बैठो गाड़ी में, ऐसा उसने बोला है। और फिर सब लोग वापस से गाड़ी में बैठने के लिए गए। जैसे ही गौतम भी अपनी सीट में बैठा तो क्या नोटिस करता है, भैया तेरे चिकन की कुछ
ज्यादा स्मेल अजीब सी नहीं हो गई है क्या? अचानक से ही सब लोग बोलते हाँ यार वो डब्बे को एक बार खोल के देख ले, चिकन खराब खराब तो नहीं था वो, क्योंकि स्मेल बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर अब बिगड़ गई है, बहुत गंदी स्मेल आने लगी है। आदर्श ने भी पीछे तरफ रख दिया था वो डैशबोर्ड होता है ना पीछे वाला, वहाँ पर वो डब्बा रख दिया था पलटा। डब्बे को जैसे ही हाथ लगाया है खोल के देखने के लिए तो डब्बा इतना ठंडा कि ऐसे लगे छूके के अंदर सिर्फ और सिर्फ बर्फी भरा हुआ है और बहुत ज्यादा ठंडा बर्फ। तो वो शॉक्ड हो गया एकदम, मतलब छुआ तो ऐसा करंट जैसा लगा, इतना ठंडा वो डब्बा हो गया। स्टील का डब्बा था तो यह बोलता इतना ठंडा कैसे हो गया? अभी तो एकदम नॉर्मल था और हल्का हल्का गर्म ही था, वहाँ से जब लेके आए थे तो इतना क्या ठंडा हो गया? तो सभी लोगों ने बोले अरे छोड़ यार जो भी हो, अब तू चल हमारे घर पे ले लेना। ऐसा बोल के ये जैसे गौतम ने अपनी चाबी घुजुली वापस से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, फिर घुजुली स्टार्ट नहीं हो रही है, स्टार्ट नहीं हो रही, घुर 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 घुर। गौतम बोलता है तुम लोग उतरो, सब धक्का मारो, फिर मैं गियर मारूंगा और फिर स्टार्ट होगी, फिर सब उतरे फिर धक्का मारे। ऐसे करते करते 202 मिनट बीत गए, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, गाड़ी की हालत टाइट हो गई, गाड़ी बिल्कुल बंद पड़ गई है। इतने में पप्पू जो था, पप्पू कहता है कि भाई आज बहुत ट्रेजेडी हो गई अपने साथ। सबसे पहले तो आरव की गंदी वाली लड़ाई, 5 लाख का मोबाइल आंटी ने तोड़ दी, फिर उसके बाद ये इसका डब्बा बब्बा भाई गर्म चिकन अचानक से ठंडे में बदल गया, यह गाड़ी का स्क्रैच, बहुत सारे मैटर हो गए हैं। आज के दिन को याद रखना पड़ेगा, एक सेल्फी निकालते हैं ताकि आज के दिन को हम लोग कभी ना भूले। और हाँ वो गाड़ी के स्क्रैच के साथ ही आनी चाहिए। हाँ सारी फोटो तुम लोग खड़े हो, पहले मैं तुम लोग की निकालता हूँ और फिर बढ़िया सेल्फी निकालेंगे। सारे दोस्त लाइन से खड़े हुए कार के सामने, मतलब तीनों दोस्त, और यहाँ पे पप्पू अपना मस्त वाला मोबाइल निकाला और खचाक से फोटो खींचा, बढ़िया से फोटो वोटो निकाले हैं इन लोगों ने, मस्त से अपना फोटो शूट किए हैं। और बोलेगी चलो यार अब गाड़ी में बैठते हैं और एक बार फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नॉन स्टॉप चालू वालू करने की वजह से इंजन एकदम गर्म पड़ गया होगा, इसलिए चालू नहीं हो रही होगी। अभी अपन ने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, अब चालू करके देखते हैं। फिर सब फटाफट अपनी गाड़ी में बैठे और चालू करने को जाए तो गाड़ी चालू तो हो गई, लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद धक 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 करके फिर से बंद पड़ गई। बोले लग साला मैटर क्या है यार, गौतम को दिमाग खराब हो गया, गौतम की गाड़ी थी ना, ये हो क्या रहा है गाड़ी को कि इतने में ही पीछे से हमिद चिल्लाता है अरे भाइयों इधर देखो, मोबाइल में देखो, जल्दी देखो। सब घबरा गए कि क्या हो गया इसको, अचानक से क्या हो गया, क्या दिखा रहा है मोबाइल में? तो वो दिखा रहा था जो अभी बाहर खड़े हो इन लोगों ने फोटो खींचे थे, उसमें से एक फोटो में यह कैप्चर हुआ। सब लोगों का देख के हालत टाइट हो गई कि भाई इस फोटो में 3 दोस्त लाइन से खड़े हुए हैं, यानी कि गौतम, आदर्श और आरव तो लाइन से खड़े हुए, लेकिन इनके पीछे कौन आ गया? इनके पीछे लिटरली कोई भी नहीं था, लेकिन फोटो में कौन कैप्चर हो गया इनके ना देख के हाथ पैर कांपने लगे। बोले ये तूने कुछ एडिट किया है ना, ऐसा फालतू का मजाक मत कर, दिमाग खराब हो जाएगा हमारा। लेकिन इसने कसम वसम खा के बोला सबकी नहीं भाई, कोई एडिट नहीं है, कुछ नहीं है। और अचानक से पता नहीं क्यों इसी दौरान आदर्श को एक घबराहट होने लगी। आदर्श बोलता है कि भाई गौतम कुछ ठीक नहीं लग रहा यार, बहुत सारी चीजें कुछ आज अजीब सी हो रही है ना। तू अब अपनी गाड़ी निकाल भाई, तू गाड़ी स्टार्ट कर, भगवान का नाम लेकर स्टार्ट कर और जल्दी जल्दी घर पहुंचते हैं। इसने फिर से भगवान का नाम लेकर गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब भाई इसने गियर डाला और तेजी से गाड़ी निकालने लगा, लेकिन गाड़ी चल रही है चल रही है चल रही है। अचानक से अपना आरव जो है वो नोटिस करता है कि भाई गौतम तुझे ऐसा नहीं लगता कि तूने कोई दूसरे रास्ते में गाड़ी ले आया है? अब सब लोगों ने नोटिस किया कि हाँ यार यह कौन सा रास्ता है, अपनी गाड़ी किधर चली जा रही है? अब गौतम को ही
टेंशन की यार, नशे कुछ ज्यादा ही हो गए हैं क्या की गाड़ी मैंने कोई दूसरी जगह ले आया। फिर साइड में बैठा हुआ अपना पप्पू कहता है, भाई एक काम कर, तू ना गाड़ी को बिल्कुल सीधे सीधे चलाते रह, आगे चल के कर कोई भी मिल जाता है तो उससे हम रास्ता वास्ता पूछ लेंगे कि भाई थोड़ी आगे गाड़ी बड़ी है कि पीछे। करके आवाज सुनाई दी तो सब घबरा गए, क्या हो गया क्या हो गया। तो ये आवाज थी आरव की। आरव जो कि पीछे बैठा हुआ था। तुरंत गौतम ने गाड़ी रोका और तेज ने दरवाजा खोल के भाड़ से उल्टी की है ढेर सारी उल्टी। उस उल्टी में लिटरली आप विश्वास नहीं मानोगे, लाल रंग की उल्टी थी। जैसे कि मतलब कोई पूरा अंदर का सामान बाहर निकाल दिया। उल्टी के साथ समझ रहे हो ना, पूरा बॉडी का अंदर का सामान बाहर निकाल दिया है। ऐसी उल्टी, साथ ही साथ बारों के ढेर सारे गुच्छे भी और साथ ही साथ छोटे छोटे पत्थर भी। तो इन लोगों ने बोले, क्या भाई तू पत्थर खा के घूम रहा था क्या, पार्टी में क्या है ये सीन। बोलता है, भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर जाऊंगा ऐसा लगता है। और ऐसा बोल के गिर गया मुंह के बल सीट में ही। अब इसकी यह हालत देख के बाकी के तीनों दोस्त बहुत घबरा गए। बोले कि भाई यह क्या हुआ, इसको पानी वानी डालो, पानी वानी डाले उठ नहीं रहा है। आदर्श कहता है कि भाई तू अब ज्यादा सोच मत, अब ना मैप निकाल और गाड़ी से बढ़ाते हैं अपन, अब तेज से हॉस्पिटल ले चलते हैं, इसको पता नहीं कुछ का कुछ ना हो जाए। भाई उल्टी में कोई पत्थर कैसे निकाल सकता है, इसकी उल्टी से ढेर सारे पत्थर निकले हैं, चलो भाई जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। ऐसा बोल के जैसे ही गौतम ने अपना मोबाइल निकाला, मोबाइल उसका स्विच्ड ऑफ था। फिर पप्पू ने मोबाइल उठाया, पप्पू का भी मोबाइल स्विच्ड ऑफ, आदर्श का भी मोबाइल स्विच्ड ऑफ। सबके मोबाइल कैसे बंद हो गए, इनका दिमाग पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया। आदर्श कहता है कि भाई बेहतर यही होगा कि हम लोग आगे चलते चलते किसी से रास्ता पूछे बिना मतलब के यहाँ पर रुक के स्विच्ड ऑफ वाले मोबाइल को स्टार्ट करने की कोशिश करके कुछ नहीं कर पाएंगे अपन। अभी गाड़ी निकाल, तो इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। उसने बोला, भाई ठीक है निकालता हूँ। ऐसा बोल के जैसे ही अपना गियर डाला है और गाड़ी में एक्सीलरेटर दबाया ही है, थोड़ी आगे गाड़ी बढ़ी है कि बाट से पीछे से किसी ने गाड़ी को इतना जोर का वो मारा है कि बस एक ही चिल्लाने की आवाज सुनाई दी गौतम को, अरे ट्रक ने मारा करके यही आवाज सुनाई दी। किसने चिल्लाया यह नहीं मालूम, शायद आदर्श ने चिल्लाया था, अरे ट्रक ने मारा करके ऐसी आवाज सुना दी। और यह गाड़ी बहुत ऊपर छलांग मार के सीधे पलटी है। अब पूरा ब्लैंक सन्नाटा हो गया चारों तरफ। फिर कुछ ही मिनटों बाद किसी ने गौतम के चेहरे पर ऐसी उंगली फिराया, गौतम की आंखें खुली, सामने वही आंटी खड़ी हुई थी जिसका झगड़ा पार्टी में आरव के साथ हुआ था। जुली की आंटी। आंटी गौतम के एकदम नजदीक आई, बोलती है कि अरे यह तुम्हारा दोस्त तो इतने में ही निपट गया, मैंने तो सोची थी कि थोड़ी तो हिम्मत होगी, मुझसे बहस कर रहा था, इतने में इसका खेल खत्म। गौतम घबरा गया, पलटी गाड़ी में आंटी ऐसा झुक के उससे बात कर रही है। गौतम का दिमाग खराब हुआ। गौतम जैसे तैसे करके गाड़ी से बाहर निकला है, क्या पाता है बाहर निकल के कि आंटी तो है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं। और गौतम को यह सब नजारा देखकर पलट कर देखा है, उसकी गाड़ी की तरफ चक्कर आ गया और वहीं पर बेहोश। अब जब वापस से आंख खुली है, क्या पाता है कि वह हॉस्पिटल में है, सामने एक नर्स है, उसकी ट्रिप बदल रही है। तुरंत घबराकर उठा, अरे मैडम मेरे दोस्त लोग कहाँ पे हैं, मुझे सब कुछ याद है पिछली रात का, आप प्लीज किसी को बुला दीजिए। इतने में ही बाहर के की तरफ से पुलिस इंस्पेक्टर और गौतम के पापा, ये पापा से तुरंत बोलते, पापा दोस्त लोग कहाँ है, आरव कहाँ है, उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। पापा बोलते हैं कि आरव अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह घबरा गया बोला और पप्पू और आदर्श बाबा बताते हैं कि उनकी हालत बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। एक तू ही था जो सेफ था, जिसे कम चोट आई थी, उनको तू देख भी नहीं पाएगा, उनकी इतनी ज्यादा खराब कंडीशन है। इसने बोला, अरे बाप रे, अब इंस्पेक्टर साहब को यह बताए तो क्या बताए।
इसने बताया बहुत सारी चीजें। इंस्पेक्टर साहब ने क्या बोले इसके पापा को लिटरली इसके सामने बोले जब इसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए ना तो हमको बुलाइए, हम यह बयान वापस से लेंगे। बस तब से लेकर आज तक 8 साल बीत चुके हैं। इसकी बातों पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया है। इसके दोनों दोस्तों को होश आ गया, वो भी अब ठीक है, लेकिन इस घटना में आरव नहीं बच पाया। आज भी जब कभी भी ये तीनों उस घटना के बारे में डिस्कस करते हैं ना तो इनका दिमाग फिर जाता है कि उस रात को हमारे साथ हुआ क्या था। जो कुछ भी हुआ था, क्या वह आंटी इस चीज की जड़ थी? क्या वो आंटी कोई डायन थी जिससे आरव लड़ पड़ा था? उसकी लड़ाई के चक्कर में ही उसके कारण ही आरव की मृत्यु हो गई और हमारे साथ इतना कुछ हुआ था? या फिर जो हम चिकन अपने साथ रखकर लेकर आए थे वो चिकन से रास्ते में कोई चुड़ैल अट्रैक्ट हो गई थी? क्योंकि लोग कहते हैं कि जो चुड़ैल भूत प्रेत पिशाच होते हैं ये चिकन से मिठाई से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। रात बरात अपने साथ रख के नहीं ले जाना चाहिए, या तो फिर जो कुछ भी हमारे साथ उस रात को हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ एक हमारी बदकिस्मती का कोइंसिडेंस था जिसको हम इतनी सारी चीजों से जोड़कर देख सकते हैं। कुछ भी कहो, सिर्फ बातें ही होती है। आज इनकी लाइफ में इतना बड़ा लॉस हो गया कि मैं कितना भी बोल लूं, आप कितना भी समझ ले इनके दर्द को और आरव के परिवार के दर्द को आप कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मेरा यही कहना है कि यार कभी भी सबसे पहली पॉइंट इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? नशे करके गाड़ी मत चलाओ। सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी सीख। दूसरी चीज, बिना मतलब के भी किसी से भी नहीं झगड़ा करो, क्योंकि आरव ने बिना जाने आंटी से झगड़ा किया। क्या मालूम वह आंटी नॉर्मल ही थी या सचमुच में डायन थी। और तीसरी सीख की रात बेरात कोई भी चिकन मटन मिठाई ऐसी चीजें लेकर अनजान सड़क में ट्रेवल मत करो, नहीं तो आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है ना कि आप जिसको कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आज की दूसरी कहानी है मुंबई के पुना के हांटेड रोड के बारे में। दोस्तों, यह घटना 2016 के एंड टाइम में घटी थी। भरी ठंड का मौसम था। अशोक और उससे कुछ दोस्त जो कि पुना में रहा करते थे यह डिसाइड करते हैं कि अशहदनगर जाएंगे। अशोक का एक दोस्त था, उसके किसी रिश्तेदार की शादी थी। तो ठीक है, यह सारे दोस्त लोग तैयार हो गए। अशोक ने यह बोला था कि मेरी कार से जाएंगे। अशोक के पास एक बढ़िया वाली 7 सीटर कार थी। सभी लोग इस कार में सवार हुए। अशोक ने अपने एक ऐसे राकेश ड्राइवर को रखा जिसका राकेश ड्राइवर कम दोस्त ज्यादा था, थोड़ा हम उम्र था कि आएंगे जाएंगे बातचीत करेंगे गप्पे छप्पे मारेंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना अपने ज्यादा उम्र वाले किसी राकेश ड्राइवर को रखूंगा और कुछ मस्ती वस्ती कर दिया तो पापा मम्मी तक बात पहुंच जाएगी। बस फिर क्या था, यह लोग पहुंच गए बढ़िया अशहदनगर। अगर मस्त से शादी को अटेंड किए हैं, बढ़िया से एंजॉय किए हैं और फिर उनकी विदाई से ही पहले, मतलब जिसकी शादी में गए हुए थे उनकी विदाई से ही पहले यह लोग डिसाइड करते हैं कि चलो भाई पुना वापस निकल पड़ते हैं। यह लोग अपनी गाड़ी में सवार हुए हैं और फिर वहां से लिटरली यह लोग रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास पुना के लिए निकल पड़े। थोड़ी आगे जाने के बाद झुमरी नाम का एक गांव आता है। वहां पर यह हाईवे चल रहा था। यहाँ पर ना ट्रक्स की जो ट्रैफिक है वह लगी हुई थी और ट्रक्स की ट्रैफिक इतनी ज्यादा खतरनाक होती है। आप कभी रात में ऐसे नेशनल हाईवे में निकलकर देखना, आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। अगर यह ट्रैफिक लग गई ना तो आपके 3-4 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। यह सब बड़े परेशान हो गए। अशोक आगे ही बैठा हुआ है, राकेश ड्राइवर सांप के बाजू में और बाकी के 3 दोस्त पीछे बैठे हुए हैं। राकेश ड्राइवर थोड़ी गाड़ी आगे लिए ही थे कि उनकी नजर पड़ती है एक रास्ते की तरफ। यह रास्ता हाईवे को छोड़कर कहीं और की तरफ जा रहा था। राकेश ड्राइवर ने अंदाजा लगा लिए कि यह रास्ता पक्का आगे चलकर फिर से हाईवे में मिलेगा। अगर हम लोग उस रास्ते में ले तो हम इतने बड़ा जो ट्रैफिक जाम है उसको पीछे छोड़ सकते हैं। इन्होंने अशोक से कहे कि अशोक बाबा ले क्या अपन यहाँ से
गाड़ी तो अनूप ने बोला कि पक्का ना रास्ता निकलता होगा ना राकेश ड्राइवर ने बोले अरे इतने समय का मुझे एक्सपीरियंस है, नहीं भी निकलता होगा तो अपन निकाल लेंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, चलो यहीं से चलते हैं, ट्रैफिक में पैसे रहने से तो बेहतर है कि अपन ऐसे शॉर्टकट से निकाल ले। सारे दोस्तों ने मंजूरी भरे और यह लोग उस रास्ते में कट गए। यह रास्ता पहले इन्हें एक छोटे से गांव में लेकर गया। चलो सब अच्छा है, अभी गांव में कुछ लाइट्स भी दिखी तो कुछ गड़बड़ नहीं था, गाड़ी चली जा रही है। फिर एक छोटा सा जंगल आया, फिर एक छोटा सा और गांव आया, इसके बाद एक ऐसे रास्ते में ये लोग एंटर कर गए जिसमें रोड बनी ही नहीं हुई है, जो कच्ची सड़क होती है ना, अब वो थी गांव। वाव, सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब चारों तरफ घना जंगल है, कच्ची सड़क है और एकमात्र स्ट्रीट लाइट भी वहां पर मौजूद नहीं। थोड़ी आगे जाने के बाद यह कच्चा रास्ता भी दो तरफ डिवाइड हो गया। यह बड़े टेंशन में आ गए कि क्या करें क्या नहीं। अशोक ने बोला कि अपन लोग हमेशा राइट होते हैं, राइट में ले लो, सीधे नहीं जाएंगे, क्योंकि जरा सोचो ना, अपन हाईवे से ऐसा रास्ता कट में लिए थे लेफ्ट में, फिर अपन सीधे आए हैं, अब राइट में लेंगे तो वापस से हाईवे में मिल जाएंगे। यह लॉजिक अपने अशोक ने बताया और राकेश ड्राइवर ने भी राइट ले लिए। फिर क्या था, थोड़ी आगे जाने के बाद यह इलाका और भी ज्यादा सुनसान हो गया। बीच में तो ऐसा हो जाता कि पेड़ पड़ आते और समझ में नहीं आता कि किधर जा ले, लेकिन ये अपनी गाड़ी डालते जा रहे हैं। यहाँ पर भटकते इन्हें काफी समय हो गया, लेकिन लिटरली माहौल ऐसा हो गया था कि कैसे बाहर निकले कैसे नहीं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं था कि राकेश ड्राइवर ने और अशोक ने अपने मोबाइल में यह जो मैप होता है वह चालू नहीं रखे थे, लेकिन मैप ने इतना घुमा दिया, कई बार मैप इतना घुमा देता है ना कि हम समझ नहीं पाते हैं कि कहां से कहां जाएं। मैप अपनी जगह सही होता है हाँ, लेकिन हम लोग उस मैप को कई बार समझ नहीं पाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी पर्सनली कई बार हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। तो यह लोग उस मैप को समझ नहीं पा रहे हैं और वहीं की वहीं गुमराह हो गए, क्योंकि यह लोग तो प्रॉपर रोड में चल नहीं रहे ना, यह तो अब एक जंगल में फंस चुके हैं। तो मैप भी बेचारा क्या कर ले, मैप कोई इंसान थोड़ी है, वह भी सैटेलाइट की मदद से अपना काम कर रहा है, वह भी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है। फिर क्या था, थोड़ी आगे जाने के बाद किस्मत से इन लोगों को एक आदमी औरत दिखाई देते हैं। यह लोग सब खुश, अरे वाह भाई, अपन को तो इतनी देर बाद कोई इंसान दिखाई दिया, वरना यहाँ पर तो एक काला कुत्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी आगे जाने के बाद अनूप ने बोले, एक काम करो, इन लोगों के पास गाड़ी थोड़ी स्लो कर लो, रोक के इनसे पूछ ही लेंगे। राकेश ड्राइवर जैसे ही उनसे थोड़ी दूरी पर थे, अपनी गाड़ी स्लो किए हैं तो क्या पाते हैं कि इनकी गाड़ी के अंदर रेडियो चल रहा था। उसकी हालत एकदम खस्ता होने लगी, अजीब सा कुछ सुनाई देने लगा। नॉर्मल चीज भी ऐसी अटक के प्ले हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आया। भले ही यह भरा जंगल बहुत देर से चल रहा था, लेकिन यह रेडियो फ्लो में था। लेकिन अभी जैसे इन लोगों ने गाड़ी स्लो की, रेडियो क्या हो गया। राकेश ड्राइवर अपना हाथ मारने में लगे हुए, अरे क्या हो गया रेडियो को, कि उतने में ही यह जो गाड़ी थी उसकी स्ट्रांग हेडलाइट थी, उससे अनूप की नजर पड़ती है। सामने खड़े हुए वह दो कपल के ऊपर जो आदमी औरत थे, ये दोनों शादी के जोड़े में थे। विश्वास नहीं मानोगे उसने क्या देखा है, उनकी आंखें नहीं है और आंखों के पार्ट से खून बह रहा है। लाइट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, इसलिए अनूप बहुत ही क्लियर देख पाया। इसने राकेश ड्राइवर को बोला, अरे रेडियो को छोड़ गाड़ी को तेजी से निकालो, इनके पास रोकना मत। राकेश ड्राइवर ने बोला, अरे क्या हो गया। इनकी भी नजर जब उनके ऊपर गई तो यह शॉक, लिटरली जैसे ही अंदर बैठे हुए सारे लोगों ने बाहर खड़े हुए यह जोरों के ऊपर नोटिस किया है कि बाहर से इतनी कुछ तो भी वाइब्रेटने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कि समझ लो कहीं भूकंप आता हो तो आवाज कैसी होती होगी, ऐसे कुछ तो भी आवाज। वो आवाज इतनी ज्यादा लाउड थी कि इनकी गाड़ी पूरी पैक थी, कांच पूरे लगे हुए थे प्रॉपर, लेकिन अंदर तक इतना ऐसा
आवाज आ रही थी कि ऐसा लग रहा है कि बस अभी जमीन फटने वाली है। यह ऐसी वाइब्रेशन की आवाज थी, पता नहीं क्या था, वाइब्रेशन ही था या फिर कोई घुरा रहा था, इनको यह तो समझ में नहीं आया। अब डरे डरे में यही हिसाब निकालते रहे कि वाइब्रेशन है, घराना है कि भगना है कि यहाँ से निकले। इन लोगों ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन और ट्रस्ट नहीं करोगे, थोड़ी आगे जाने के बाद लिटरली इनकी जो गाड़ी है वह अपना दम तोड़ने लगी, खटखट 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 करके झटके लेने लगी। और यह जो जोड़ा खड़ा था, इससे गाड़ी मुश्किल से 53 मीटर आगे बढ़ी होगी और गाड़ी ने पूरा पावर छोड़ दी, गाड़ी पड़ गई बंद। अब वह जोड़ा इनकी तरफ आगे बढ़ना शुरू हुआ और फिर जैसे ही गाड़ी फिर से स्टार्ट हुई, वह जोड़ा इनकी तरफ दौड़ने लगा। लेकिन गाड़ी को कैसे भी यह लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी बढ़ नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा है नीचे किसी दलदल में गाड़ी फंस गई है या फिर कोई अनदेखी फोर्स गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रही है। फर्स्ट गियर में एकदम तेजी से, एकदम बहुत जोर से एक्सीलेटर दबा के आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड गियर में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है किसी ने तो गाड़ी को रोक के रख लिया है। लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी को कोई कैसे रोक सकता है? एक सेकंड के लिए दिमाग में आया कि नीचे कोई पत्थर अटक गया है, उसकी वजह से गाड़ी बढ़ नहीं पा रही है। तो अशोक ने बोला, उनको पीछे आने दो, मैं फटाक से देखता हूँ, दरवाजा खोल के मतलब यह बहुत सडन हो रहा है। मैं कहानी में सुना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा स्लो पेस में लग रहा है, वरना यह सब कुछ बहुत सडन हो रहा है। अशोक ने जैसे ही दरवाजा खोला, नीचे देखने की कोशिश किया है कि लिटरली वो जो पीछे से आदमी दौड़कर आ रहा था वो अपने उठने से कूद के इसको यहाँ पर मारने ही वाला था कि ये पीछे हट गया और फट से अपना दरवाजा बंद किया और बोला, कुछ नहीं, नीचे गाड़ी निकालो। यह लिटरली गाड़ी निकालने की कोशिश किए ही है कि क्या पाए हैं, इनकी गाड़ी का पीछे वाला हिस्सा थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ रहा है। राकेश ड्राइवर ने तुरंत अपने साइड में मिरर से देखे तो क्या पाए भाई, पीछे वो जो लड़की थी ना, मतलब जोड़े में से जो लड़की थी, यह तो मारने के लिए अशोक को एकदम आगे आ गया था। लड़की पीछे ही थी। लड़की ने अपने दोनों हाथों से गाड़ी को ऊपर उठाती है, ऊपर उठाती जा रही है, उठाती जा रही है। और अब ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि गाड़ी ये पलटा ही देगी कि अंदर बैठे हुए जितने भी लोग थे सभी लोगों ने एक साथ चिल्लाए, जय बजरंग बली, आज बचा लो। ऐसा इन लोगों ने बोले ही हैं कि गाड़ी स्टार्ट करने की तो कोशिश बहुत देर से कर रहे थे। गाड़ी में एक झटका आया लिटरली और गाड़ी पूरे प्रेशर से आगे बढ़ी है, मतलब एक्सीलेटर तो बहुत तेजी से दबा के ही रखे थे इन लोगों ने, एक्सीलेटर तो छोड़ नहीं रहे। जैसे चिल्लाए, जय बजरंग बली, आज हमें बचा लो। गाड़ी झटका लेकर जुब से आगे बढ़ी है। फिर इतनी तेज इन लोगों ने गाड़ी बढ़ाए है ना, इतनी देर आप क्या बताओ सामने क्या आ रहा है क्या नहीं। उस समय इन लोगों ने परवाह नहीं किए और ना ही यह परवाह किए कि हमारे पीछे कोई दौड़ तो नहीं रहा है, भाग तो नहीं रहा है, क्योंकि किसी की हिम्मत ही नहीं थी। अरे हिम्मत होती भी तो क्या कर लेते, गाड़ी के टेल लाइट से कुछ ही दूर का विजन दिखाई देता, यहाँ पर एक भी लाइट नहीं थी और आज घना अंधेरा, चारों तरफ पेड़ पौधे थे, इसलिए कुछ दिख ही नहीं सकता था, सिर्फ सामने दिख सकता था क्योंकि गाड़ी की हेडलाइट बड़ी स्ट्रांग थी। यह लोग तेज से निकाले और थोड़ी आगे जाने के बाद लिटरली इनको एक टी स्टॉल दिखाई दे दिया और अब हाईवे वाला रूट भी सामने दिखाई दे ही रहा था। इन लोगों ने अब पीछे गाड़ी स्लो करके नजर डाल के देखने की कोशिश की है कि कोई आ तो नहीं रहा है और लिटरली कोई नहीं था। गाड़ी झटके में रोके हैं और टी स्टॉल वाला इनकी हालत देख के ही समझ गया कि कुछ तो झोल जपा है। बोला, साहब क्या हो गया, आप बड़े परेशान से दिख रहे हैं। इन लोगों ने बोले कि नहीं, अरे हम लोग पीछे से आ रहे थे, वहाँ पर हमारे साथ ऐसा हो गया, लें किस्मत की अच्छी बात है हमें कोई चीज नुकसान नहीं पहुँचा पाई। टी स्टॉल वाला बोलता है कि अरे साहब आप सचमुच में किस्मत वाले हैं। दरअसल आज से कुछ साल पहले उस
रास्ते में एक आदमी औरत और एक मेरे ही जैसे चाय की टपरी वाले आदमी को कुछ लोगों ने घेर के बुरी तरीके से मारा था। वो लुटेरे थे। अब बेचारा चाय की टपरी वाले के पास भी क्या रहा होगा। और आदमी औरत तो अंदर गांव की तरफ किसी अपने कुलदेवता के मंदिर में गए हुए थे। शादी के जोड़े में उन लोगों ने भी अपने पास क्या ही रखे होंगे। लुटेरों ने उनको इतना पीटा कि तीनों की जान वहीं पर निकल गई। चाय वाला जो था ना, वो आदमी औरत जो थे, मतलब नवविवाहित जो जोड़े थे, उनका चाचा लगता था मेरी ही उम्र का था। बेचारा देखो आज जिंदा होता तो उसका परिवार कितना खुश होता। यह घबरा गए थोड़े से। अशोक बोलता है, क्यों, आप उनके परिवार वालों को जानते हो क्या? हाँ साहब, बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसने यह बात बोला ही है कि पीछे से राकेश ड्राइवर ने आवाज चिल्लाए, अरे भाई जल्दी आओ, ये देखो गाड़ी में क्या हुआ है। सबके सब जो कि चाय टपरी में खड़े हुए थे वह भागते हुए गाड़ी के पीछे तरफ चले गए जहां पर राकेश ड्राइवर खड़े हुए थे। सभी ने क्या देखा, गाड़ी के पीछे वाले पार्ट में जहां से वह औरत गाड़ी को उठाने की कोशिश कर रही थी, वहां पर पूरा खून ऐसा छींटे लगे हुए हैं जैसे किसी ने पूरा उसमें छींटे मारा हो। समझ रहे हो ना आप लोग, मतलब पूरा कोने दिखा है। तो यह सब देख के घबरा गए। बोले, यह क्या हो सकता है यार, छोड़ो, एक काम करते हैं, ये चाय की टपरी वाली से थोड़ा पानी मांगते। बोले, गंदा पानी हो, एटलीस्ट ये जो दाग बाग है, ये क्या इतना सारा स्टेंस है, वो निकल जाएंगे। ऐसा बोल के जैसे सामने की तरफ आए हैं। चाय की टपरी वाला है ही नहीं, दिमाग खराब कहाँ चले गया। ना ही सामने कोई ऐसा जुगाड़ दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर खड़े होकर कोई चाय बना ले। सिर्फ एक वो स्टैंड जैसा दिख रहा है जिसमें शायद कोई बनाता रहा होगा पहले। एक टपरी दिख रही है, मतलब आप समझ लो, ना ही उसमें कोई सामान दिख रहा है, ना ही उसमें कोई आदमी दिख रहा है। और जस्ट यह लोग खड़े होंगे तो उससे पूरी कहानी सुन रहे थे। इतने में अशोक का एक दोस्त था संजय, इन्हीं में शामिल था। संजय बोलता है, भाई मेरे सब समझ गए, गाड़ी में बैठो और यहाँ से भी तेजी से निकलो, वरना आज अपने में से कोई नहीं बच पाएगा। फट भाग के आए इन लोग और तेजी से गाड़ी बाहर निकाले हैं। और इतनी देर में तो सब समझ चुके थे कि वो जो चाय की टपरी वाला जिसकी कहानी सुना रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि वह खुद था। चाय की टपरी वाला ही वो नव विवाहित जोड़ों के साथ था। उनका चाचा था, उसकी भी मृत्यु हो गई थी, तभी तो उसको इतना कुछ पता है, वरना मरने वाला ऐसे कैसे किसी को बता देगा कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था। लुटेरों ने तो खत्म कर दिए थे उनको अकेले में पाके, उन तीनों को। तो इस चाय की टपरी वाले को कैसे पता चला रहा होगा ये सब कुछ। ओब्वियसली वो तीन लोगों में एक वो चाचा चाय की टपरी वाला भी था। बस उसन के बाद से आज कितने साल हो गए हैं, लगभग 7 साल होते आ गए हैं। इन 7 सालों में अशोक लिटरली रात के समय ट्रेवल नहीं करता है, अकेला भी जा रहा होता है। ना किसी गाड़ी से जोर की हवा भी आ जाती है, ना तो उससे भी डर जाता है। जरा सोचो ना यार, किसी के साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो उसके मन में कितना ज्यादा खौफ बैठ जाएगा।